आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। देखते हैं कि हमको इसमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर है हमारा सेकंड हिस्ट्री, कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया है। थर्ड है शेप एंड साइज़, न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, साइज़ कैसा होता है। फोर्थ है नंबर ऑफ न्यूक्लियस, कि एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। सिक्स्थ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सेवन्थ है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड लास्ट है कंक्लूजन। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए न्यूक्लियस को हेड ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये पूरे सेल में होने वाली जो भी एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है, इस वजह से ये सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारा हार्ट, हमारा दिल। वैसे ही न्यूक्लियस सेल का हार्ट होता है। इसका सिंपल डेफिनेशन है, इनसाइड द सेल देयर इज़ अ स्पेशल पार्ट ऑफ द सेल सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, यूजुअली ऑफ राउंड शेप एंड डार्क कलर, इन द मिडिल विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस। यानी कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ बीच में राउंड शेप का और एक गहरे डार्क कलर का एक स्पेशल पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में होने वाली सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेल में जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स है या साइटोप्लाज्म में जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स है, उसमें होने वाली सभी का अपना अपना अलग अलग काम होता है। सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है। सारे सेल ऑर्गेनल्स का स्पेसिफिक अलग अलग काम होता है। तो सेल में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतनी एक्टिविटी हो रही है, तो उस एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। इसीलिए ये हमारा क्या है, सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ अ प्रिमिटिव और प्री न्यूक्लियस। जो हमें पता है कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास कैसा न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव टाइप या प्री न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक है उसका नाम ही 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप, आद्य, बहुत पुराना या अविकसित हम बोल सकते हैं। एंड कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन। न्यूक्लियस का एक और नाम है कैरियन, हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस कैसा होता है, अविकसित होता है, प्रिमिटिव टाइप होता है, आद्य होता है। नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल हैज़ अ ट्रू न्यूक्लियस और कंप्लीट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके पास कैसा न्यूक्लियस होता है, एक कंप्लीट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे भी यूकैरियोटिक 2 वर्ड से मिलके बने हैं, यू एंड कैरियोटिक। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, एंड कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ऐसा न्यूक्लियस ऐसा सेल जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियस को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, कैरियन। तो कैरियन का स्टडी करना या न्यूक्लियस का स्टडी करना क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्ट्री। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले, खोज करने वाले, सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन। द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया। कब किया था, 1831 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। तो कौन है वो, रॉबर्ट ब्राउन, इन 1831। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप एंड साइज़। शेप की अगर मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है, राउंड एंड ओवल शेप का होता है। साइज़ इसकी क्या होती है, 5 म्यू से 30 म्यू तक होता है। यानी कि जो सबसे छोटी न्यूक्लियस है वो 5 म्यू और सबसे बड़ी न्यूक्लियस 30 म्यू के बीच में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर। नॉर्मली अ सेल हैज़ ओनली 1 न्यूक्लियस बट सम प्लांट सेल्स हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। क्या होता है कि प्रायः एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होते हैं, बट किसी किसी प्लांट सेल में या किसी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं।
जैसे कि अगर मान लो किसी सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो कौन सा कंडीशन हुआ, मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन। अगर मान लो किसी सेल में एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो कौन सा कंडीशन होगा, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है पैरामीशियम। हमें पता है कि जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो दो से ज़्यादा न्यूक्लियस, 3, 4, 5, अगर दो मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कंडीशन बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस का नंबर है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और दो से ज़्यादा भी हो सकता है। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होते हैं। कुछ कुछ सेल में, कुछ कुछ प्लांट सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, तो वो बना है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड से और डीएनए एंड आरएनए से। प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसका आउटर लेयर जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वो यूनिट मेम्ब्रेन से बना होता है। यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से मिलके बना होता है। और ये भी पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो क्या है, हमारा डीएनए एंड आरएनए। तो न्यूक्लियस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसमें हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में हमको कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, द न्यूक्लियस हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेट एंड न्यूक्लियोलस। एक एक करके हम सारे पार्ट्स को हम पढ़ेंगे। एक बार स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि कहाँ वहाँ पे क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है। सबसे पहले आउटर जो लेयर होता है न्यूक्लियस का उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ एक एक करके पढ़ेंगे। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर दो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बीच में एक खाली जगह है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, क्रोमेटिन नेट, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। और बीच में न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन, एक पतली लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैरियोथिका। हमें पता है कि न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियन के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी कहते हैं। ये जो आउटर लेयर आप देख रहे हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथिका कहते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये कैसे होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर की ओर जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर में होता है। एंड ईच मेम्ब्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली 75 to 90 एंगस्ट्रॉन थिक। जो दोनों आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों की थिकनेस कितनी होती है, 75 to 90 एंगस्ट्रॉन की होती है। एंड बिटवीन द टू मेम्ब्रेन देयर इज एन एम्प्टी स्पेस ऑफ 100 to 300 एंगस्ट्रॉन विच इज़ कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आप ये दोनों देख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली स्पेस भी है। इस खाली स्पेस को क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। एंड इसका थिकनेस कितना होता है, तो 100 to 300 एंगस्ट्रॉन होती है। एंड अबाउट 400 एंगस्ट्रॉन होल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। अब यहाँ पे छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई दे रहे होंगे जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इस न्यूक्लियर पोर का होल का क्या रहता है, थिकनेस या इसका डायमीटर 400 एंगस्ट्रॉन का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो अटैच टू द आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का उसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। हमें पता है कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस प्रकार से
अटैच होता है। ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई थिंक हो गया होगा, समझ आ गया होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और यहाँ पे बीच बीच में होल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसका एक और नाम है कैरियोलिम्फ, एंड इट इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज अ ट्रांसपेरेंट सेमी लिक्विड एंड ग्रैन्युलर सब्सटेंस। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी लिक्विड फॉर्म में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, एक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं या फिर कैरियोलिम्फ बोलते हैं। जैसे हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन नेट प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं जैसे सेल के साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिन नेट प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, क्रोमेटिन नेट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियोप्लास्ट पढ़ लिया, अब हम देखते हैं क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट आपको एक ऐसा थ्रेड लाइक जाल जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा क्रोमेटिन नेट है। अ नेटवर्क ऑफ जेनेटिक मटीरियल इज फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। एक नेटवर्क किस चीज़ का, जेनेटिक मटेरियल के नेटवर्क के रूप में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेट कहते हैं। एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, but it's not independent, but it combines with protein to form complexes called chromatin। देखो, जो क्रोमेटिन नेट होता है वो डीएनए के फॉर्म में होता है, बट इसमें जो डीएनए है वो इंडिपेंडेंट डीएनए नहीं है। ये जो डीएनए है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स क्रोमेटिन का फॉर्म किया है। अभी ये एक इंडिपेंडेंट डीएनए नहीं है, बट है ये अपना डीएनए के फॉर्म में ही। इस क्रोमेटिन नेट में क्या क्या है, जैसे डीएनए, आरएनए, बेसिक हिस्टोन प्रोटीन एंड अदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, इससे क्रोमेटिन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें जो डीएनए है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और आरएनए के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का फोर्थ पार्ट है न्यूक्लियोलस। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और क्रोमेटिन नेट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक छोटी बॉडी देखने को मिल रही होगी जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर एक बोल सकते हैं एक अपना ही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑलरेडी 4 भाग में बांटा गया है। न्यूक्लियोलस एक अलग टॉपिक है, ये भी एक शॉर्ट नोट में आने लायक क्वेश्चन होता है। न्यूक्लियोलस 4 भागों से मिलकर बना होता है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, फाइब्रोसा रीजन, ग्रैन्युलर रीजन एंड क्रोमेटिन रीजन। तो न्यूक्लियोलस एक अलग टॉपिक है जिसको हम आगे दूसरी वीडियो में देखेंगे। फिर है हमारा यहाँ पे लास्ट है, हम सिनॉप्सिस जो बनाए थे, लास्ट पार्ट क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या क्या है, जैसे कि हम जब शुरू में इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो हमने देखा कि न्यूक्लियस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, क्योंकि ये क्या करता है, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए तो न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है। तो न्यूक्लियस का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि सेल के अंदर होने वाले सभी इम्पॉर्टेंट काम या सभी एक्टिविटी होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एंड ये इट डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल, है ना, सेल के ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। और सेल डिवीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस। हमें पता है कि जब सेल डिवीज़न होता है, सेल का डिवाइड होता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एक सेल के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तब एक सेल से 2 सेल बनता है। तो ये सेल डिवीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है कि सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्रोमेटिन नेट, मैंने अभी कहा कि इसके पास क्या है, सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हमारी न्यूक्लियस के, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।